हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन रहेगा। व्हाई डिड वर्ल्ड वॉर वन हैपन पार्ट टू। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन के एम्परर जो थे उन्होंने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दी। अब जब सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर हो गई तो रशिया नोटिस करता है कि सर्बिया का एनेक्सेशन शुरू होने वाला है। तो रशिया आ जाता है सर्बिया के फेवर में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अगेंस्ट में। अब ये देख के कि रशिया इंटरफेयर कर रहा है, जर्मनी आ जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ रशिया से फाइट करने। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का अलायंस था कि अगर सर्बिया के एनेक्सेशन पे रशिया इंटरफेयर करेगा तो जर्मनी रशिया पे अटैक करेगा। इस बार क्या होता है कि जो फ्रांस है अपना, वो भी आ जाता है रशिया के फेवर में और फाइट करता है जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से। अब हमारे पास बचता है इटली। इटली का अलायंस था जर्मनी एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ, बट उस अलायंस के हिसाब से इटली वॉर में तभी जाएगा जब इटली पे अटैक होगा। तो इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बैकआउट हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर का रशिया से ग्रज था, तो उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ ज्वाइन कर लिया रशिया के अगेंस्ट। ब्रिटेन ने वॉर ज्वाइन कर लिया, क्यों? क्योंकि एक ट्रीटी थी रशिया, फ्रांस और यूके के बीच में। इट वॉज नोन एज द ट्रिपल एंटेंटे। इसके बाद स्टार्ट हुआ द ग्रेट वॉर बिटवीन दीज कंट्रीज एंड बाद में जाकर यूएसए और जापान जैसे देशों ने भी ये वॉर ज्वाइन कर लिया। ब्रिटेन को सोल्जर्स की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज से सोल्जर्स को लाते थे और इस वॉर में यूज़ करते थे। मैक्सिमम सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन इंडिया से ही लाया था। बट एक दूसरे की कंट्री के जो सोल्जर्स थे एक दूसरे से क्यों लड़ना चाहते थे? चार रीज़न है: नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म एंड अलायंसेस। नेशनलिज्म ये ऐसा नेशनलिज्म जिसमें फ्रीडम नहीं है। इंपीरियलिज्म जिसमें वो लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फाइट करो और अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करो। मिलिट्रिज्म, एक्सपेंडिचर इन मिलिट्री बढ़ा दिया, इतना बढ़ गया कि 19 मिलियन पाउंड्स थे 1870 में। उससे बढ़कर मिलिट्री एक्सपेंडिचर 400 मिलियन पाउंड हो गया 1914 में। अलायंसेस। अब अलायंसेस को हम समझते हैं एक मैप से। इसमें 1882 में एक अलायंस बनी थी नोन एज द ट्रिपल अलायंस। ये थी जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बीच में। मैंने आपको ये पहले भी बताया इस वीडियो में ही कि जो इटली था ये इस कंडीशन पे था कि अगर इटली पर अटैक होगा तो ही वो साथ देगा। और हमारी दूसरी अलायंस बनी 1907 में नोन एज द ट्रिपल एंटेंटे। ये थी यूके, फ्रांस एंड रशिया के बीच में। जब मैं ये कंट्रीज़ की बात करता हूँ मैं इन मोनार्क ऑफ द कंट्री, क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेसीज नहीं थी एक्सेप्ट 3। तो जो कैसियर विलियम थे वो थे जर्मनी के एम्परर, निकोलस टू थे रशिया के एंड किंग जॉर्ज 5 थे ब्रिटेन के एम्परर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो रूलर्स थे वो ब्लड से रिलेटेड थे। ये तीनों रूलर्स एक दूसरे के कजन्स थे। इमेजिन करिए एक ही फैमिली के 3 अलग देशों में रूल कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि ये लोग एक दूसरे से वॉर पे नहीं जा रहे थे क्योंकि तब क्वीन विक्टोरिया जिंदा थी। क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद ही वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई। बट वर्ल्ड वॉर के दौरान कॉमन पीपल की क्या हालत थी? जो आम आदमी था वो कैसी स्थिति में रहता था? और ये जो कॉमन आदमी थे ये रूलर्स के लिए क्यों लड़ते थे? क्या लोगों को वॉर लड़ना था एंड वर दे प्रिपेयर्ड फॉर इट? नहीं, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि कॉमन पीपल को ज़बरदस्ती वॉर में धकेला जाता था और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि इस वक्त यूरोप में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था और सोल्जर एक जॉब हुआ करती थी। सो पीपल वॉर लड़ते थे, दे वर रेडी टू रिस्क देयर लाइफ्स, मतलब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनको उसके लिए पैसे मिलते थे और एम्प्लॉयमेंट मिलता था। बट वाई वर द पीपल रेडी टू लूज देयर लाइफ फॉर द ग्रीडी रूलर्स? इन्हें मोटिवेट कैसे किया जाता था? क्योंकि सोल्जर्स को तो मोटिवेशन चाहिए। इससे होता था प्रोपोगंडा फैलाकर कि जो इजिप्ट में ब्रिटिश के 200 सोल्जर्स मारे गए थे उसको एक हीरोइक एक्ट से बताते हैं। एक्चुअली वो तो एक टॉप जो लीडर्स थे उनकी गलती की वजह से हुआ था, बट वो सोल्जर्स का डेथ को एक हीरोइक एक्ट बताते हैं और वह इंस्पायर करते हैं अदर्स और बाकी लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए। कुछ ग्रेट पोएट्स ने एक पोएम्स लिखी जैसे द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। उसमें वो बताते हैं कि सोल्जर बनने का महत्व क्या होता है एंड दे वांट पीपल टू जॉइन द आर्मी एंड फाइट फॉर द नेशन इन द वर्ल्ड वॉर। बट सारे सोल्जर्स तो इस प्रोपोगंडा में नहीं आई, सम म्यूटिनीड। सबसे मेजर म्यूटिनीज थी कि फ्रांस में एक पूरी बटालियन
फाइट करने से रिफ्यूज़ कर दिया और दे डेजर्टेड। वो थी फ्रांस की 108 बटालियन। रशियन सोल्जर्स ने क्या किया? अब रशियन सोल्जर्स को तो हैवी लॉस हो रहा था, तो उन्होंने अपने ही राजा के साथ वॉर स्टार्ट कर दी। इसके बाद से धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जो कि बहुत डेवस्टेटिंग था। वर्ल्ड वॉर 1 को बहुत सारे हॉरर्स आए। सबसे बड़ा था ट्रेंच वॉरफेयर। अब ट्रेंच वॉरफेयर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रेंच वॉरफेयर वॉज अ डिफेंसिव मिलिट्री टैक्टिक यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय बोथ साइड्स, अलाउइंग सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमी फायर, ऑल्सो हिंडरिंग ट्रूप्स फ्रॉम रेडिली एडवांसिंग, दस प्रोलॉन्गिंग द वॉर। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रेंच वॉरफेयर में मतलब वो ज़मीन में ही गड्ढे खोद के सोल्जर्स उसी में बैठ जाते थे। वो धीरे धीरे गड्ढे खोदते खोदते आगे बढ़ते थे, और जो सैनिक पैदल आते थे उन्हें वो गड्ढों में से निकल के मार देते थे। तो इससे जो सोल्जर्स पैदल आते थे उनके लिए भारी नुकसान होता था। इसलिए ट्रेंच वॉरफेयर दोनों साइड यूज़ करती थी। इससे वॉर की ड्यूरेशन बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर ट्रेंच वॉरफेयर नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ 2 साल में ख़त्म हो जाता। अब लेकिन ये ट्रेंच वॉरफेयर आया कहाँ से? ट्रेंच वॉरफेयर सबसे पहले जर्मन्स ने यूज़ किया। सोल्जर्स को क्रॉस प्रॉक्सिमिटी में फ़ाइट कराकर ट्रेंचेस में, और उनकी कंडीशंस तो बहुत ख़राब थी क्योंकि वहाँ पर डिजीज़ेस फैलती थी। ट्रेंचेस में चूहे रहते थे तो सोल्जर्स के ही बॉडी पार्ट्स खा लेते थे। सोल्जर्स के पैर में ट्रेंचेस फुट करके एक डिजीज़ हुआ करती थी जिससे पैर गल जाते हैं। उसके बाद वही पैर को लोगों को वहीं काटना पड़ता है और फिर चूहे वही पैर खा लेते हैं। तो इससे अगर देखा जाए तो ट्रेंचेस की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कंट्रीज ये प्रोपोगंडा फैला रही हैं कि नेशन के लिए फ़ाइट करो तो एक ऑनरेबल जॉब है, बट वही आप अगर जाके ट्रेंचेस में हालत देख लो तो कोई कह नहीं सकता कि एक ऑनरेबल जॉब है। अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 में इट वॉज अंडर ब्रिटिश। तो आप देख सकते हैं जैसे इंडिया में इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में थे। इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत कंट्रीब्यूट किया और लार्ज नंबर ऑफ डिविजन्स भी भेजे गए। इंडियन सोल्जर्स के स्ट्रेंथ एकदम 1 मिलियन थी। उसमें से 62,000 इंडियंस मारे गए और 67,000 इंडियंस को चोट लगी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडियन आर्मी ने फॉट किया जर्मन एम्पायर से वेस्टर्न फ्रंट पे, और फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रीज में खुद्दत खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द विक्ट्री क्रॉस। तो ये जो ब्रिटेन का प्राइज़ है विक्ट्री क्रॉस, अभी के इक्विवेलेंट में देखा जाए तो ये पद्मश्री अवार्ड के बराबर है। तो विक्ट्री क्रॉस एक इंडियन को मिलना बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी थी। अपने वर्ल्ड वॉर में एंथुसियाज्म दिखा के सोल्जर्स ने ये विक्ट्री क्रॉस अर्न किया था। उसके बाद जो फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑचनलैक थे, उस वक्त के कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, 1942 से उन्होंने कहा that the British couldn't have come through both the world wars if they didn't have the Indian army। इसका मतलब ये है कि उनका भी मानना है कि ब्रिटिश सरवाइव नहीं करते दोनों वर्ल्ड वॉर्स अगर उनके बैक पे इंडियन आर्मी नहीं होती। अब आप सोच रहे हो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वॉर में यूएसए भी ज्वाइन करता है। अब यूएसए कैसे ज्वाइन करता है? अर्ली 1915 में जर्मनी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इट वॉज नोन एज द अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर इन द अटलांटिक। इसका मतलब था कि जो जर्मन यू बोट्स थी वो हंट कर रही थी और सिंक कर रही थी जो मर्चेंट शिप्स थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री शिप्स, बट मर्चेंट शिप्स बिना कोई वार्निंग के। द आरएमएस ल्यूस्टेनिया न्यूयॉर्क को लेफ्ट किया 1 मई 1915 को। इट वॉज बाउंड फॉर लिवरपूल, मतलब उसे लिवरपूल जाना था। 7 मई को इट वॉज स्पॉटेड ऑफ द कोस्ट बाय आयरलैंड बाय अ U-20। अब U-20 क्या है? एक जर्मन यू बोट का नाम है, एंड दे टॉर्पीडोड इट। उस पूरे क्रूज़र पे 1962 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 1198 लोगों की जान चली गई, और जो मरे थे उसमें से 128 अमेरिकन्स थे। तो इसकी वजह से यूएस में आउटरेज हो गया। बट उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे उन्होंने मैटर सप्रेस किया बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उसके बाद 1917 में जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर फिर से शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरफेरेंस को रिस्क कर रहे हैं, बट जर्मन्स को ब्रिटिश को तो डिफीट करना ही था। इसके पहले यूएस का चांस था मोबिलाइज का। सो फरवरी एंड मार्च में सेवरल यूएस कार्गो वेसल्स वर संक विदाउट अ वार्निंग, thus resulting in United States severing their diplomatic ties with Berlin। मतलब जैसे आपको पता है कि सारी कंट्रीज़ में एम्बेसीज होती हैं, तो जब से ये जर्मन्स का यू बोट हुआ तो जो उनकी एम्बेसी थी बर्लिन में, तो उससे जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो यूएस के ख़राब होते गए। ये हो गया कब? क्योंकि 1917 में
एक जर्मन डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव मेक्सिको में, उन्हें एक सीक्रेट टेलीग्राम मिला जर्मन फॉरेन सेक्रेटरी से। उन्होंने प्रपोज किया एक सीक्रेट अलायंस बिटवीन जर्मनी एंड मेक्सिको। अगर यूनाइटेड स्टेट्स वॉर में आता है एंड सेंट्रल पावर्स जीतने वाले हैं तो मेक्सिको क्या करेगा, एनेक्स करेगा टेरिटरी। और ये टेलीग्राम जो था अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश ने इंटरसेप्ट कर लिया और इसे पास कर दिया अमेरिकन गवर्नमेंट को। ब्रिटिश पास द डॉक्यूमेंट टू द वॉशिंगटन और ये इसके बाद क्या हुआ, फ्रंट पेज ऑफ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पर आया। तो इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के बाद से ही पब्लिक ओपिनियन बदल गया, लोगों में आउटरेज आ गया और दे वांटेड कि उनकी कंट्री वर्ल्ड वॉर में जाए। तो ऑन 6 अप्रैल यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी पे एंड दे बिगैन टू मोबिलाइज। पहले अमेरिकन ट्रूप्स यूरोप में पहुंचे इन जून। अब जो आफ्टर मैथ थी वर्ल्ड वॉर वन की, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हर एक कंट्री पे कैसे इफेक्ट हुआ, ये मैं आपको एक लेटर वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल लिंक द प्रेजेंटेशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।